हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ रेलवे एनटीपीसी 12th और ग्रेजुएशन लेवल का PYQS यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ, जीके और जीएस का। ये जो क्वेश्चंस हैं सभी बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, यानी जीव विज्ञान के क्वेश्चंस हैं सभी, और प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं एनटीपीसी में। तो मैं बताने जा रही हूँ अब क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी गोरखपुर एएसएम का क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन है न्यू दिल्ली में, पटना, जयपुर और हैदराबाद में। विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कोशिकीय एवं आणविक जीव सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्र जो कोशिका के सूक्ष्म अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक यानी CDFD अवस्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एएसएम परीक्षा में, 2008 में पूछा गया था। और इसका ऑप्शन है हैदराबाद में, बंगलौर में, दिल्ली में और चेन्नई में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद में, यानी सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक जो अवस्थित है CDFD हैदराबाद में। इस पे आगे है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 3 है जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या होता है? ऑप्शन है कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते, तारक केंद्र होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है आरआरबी कोलकाता 2007 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन है ए में 1 और 2 दोनों सही है, बी में है 1 और 3 दोनों सही है, और 1, 2, 3 तीनों सही है, और है 1, 2, 4 सही है, यानी ऑल सभी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन? सभी क्या है? सही है। कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं, तारक केंद्र होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई ऑल, यानी सभी क्या है? सही हैं। अब है अगला प्रश्न में निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2009 में, आरआरबी में पूछा हुआ था, कोलकाता का है ये क्वेश्चन। इसका ऑप्शन है लुई पॉस्चर, MJ स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, टिम स्वान। ऑप्शन है इसका ऑप्शन है यानी 2 सही है, या फिर 1 और 2 है, 2 और 3 सही है, 2 और 4 सही है, नॉन ऑफ देज। इसमें ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें व्याख्या क्या है? तो व्याख्या दिया हुआ है कि MJ स्लाइडेन तथा टी स्वान नामक वैज्ञानिकों ने सन 1839 में कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी दिया था, जिसके अनुसार सभी जीव जो है कोशिकाओं से बने होते हैं, सभी जीव होते हैं कोशिकाओं से बने होते हैं। और कब दिया था? 1839 में दिया गया था कोशिका सिद्धांत। और लुई पॉस्चर ने पौष्टिकरण की क्रिया की खोज की, लुई पॉस्चर जो थे पौष्टिकरण की क्रिया की खोज किया था। और रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। और लुई पॉस्चर ने पौष्टिकरण की क्रिया की खोज की थी। और जो MJ स्लाइडेन और टी स्वान जो थे महान वैज्ञानिक, कोशिका सिद्धांत दिए थे। कब दिए थे? 1839 में, यानी 1839 में। आगे है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी चंडीगढ़ का है, ये 2012 का क्वेश्चन है। प्रोटीन, वसा, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। जो हमारा शरीर है ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, क्या है? क्या होना चाहिए? यानी प्रोटीन होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो प्रोटीन जो है कोशिकाओं तथा ऊतकों के संरचनात्मक भाग बनाते हैं तथा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कौन होते हैं? तो प्रोटीन। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन प्रोटीन के निर्माण आधारभूत इकाई होते हैं। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था आरआरबी कोलकाता में, अब भुवनेश्वर में भी। तो ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है ये अमीनो अम्ल, DNA, RNA, नाइट्रोजन बेस, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अमीनो अम्ल, यानी प्रोटीन के निर्माण का आधारभूत इकाई कौन होता है? अमीनो एसिड होता है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो एसिड होते हैं। प्रोटीन वास्तव में अमीनो एसिड की श्रृंखला होते हैं, यानी प्रोटीन्स आर द चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स।
आगे क्वेश्चन है कि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2012 में आरआरबी जम्मू कश्मीर यानी जम्मू श्रीनगर का है ये। ऑप्शन है इसका 10, 15, 20 और 25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 20, यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नीचे है व्याख्या में है कि प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल हो जाएगा, ये अम्ल आवश्यक होते हैं। ये इन 20 अमीनो एसिड्स में से 10 का संश्लेषण जो है लीवर के द्वारा होता है। 20 अमीनो एसिड्स जो आवश्यक होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, तो उसमें जो 10 अमीनो एसिड जो होते हैं वो लीवर के द्वारा होता है तथा 10 को आहार में उपस्थित होना जरूरी होता है, यानी कि 10 जो होते हैं वो लीवर में होता है और 10 को आहार जो हम आहार खाते हैं कुछ भी, तो उसमें उपस्थित होना जरूरी होता है, उसी में होता है 10 अमीनो एसिड। आगे क्वेश्चन है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2012 आरआरबी कोलकाता का ये। ऑप्शन है ये ग्रेगर मेंडल, सी कोरेंस, एच.जे. मूलर, डब्ल्यू वेटसन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डब्ल्यू वेटसन ने, यानी किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया था? तो डब्ल्यू वेटसन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें व्याख्या है कि आनुवांशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स का नाम डब्ल्यू वेटसन ने वर्ष कब दिया था? 1906 में दिया था, यानी 1906 में दिया गया था। क्या दिया गया था कि आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया 1906 में। और किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें डब्ल्यू वेटसन ने कहा था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये है आनुवांशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण के विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहते हैं, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है उसी को बोला जाता है जेनेटिक्स। आगे क्वेश्चन है कि आरएनए का मुख्य कार्य है, आरएनए जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये क्वेश्चन आरआरबी अहमदाबाद ऐसे में पूछा गया था 2012 में। तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन है पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है कौन? आरएनए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव व्याख्या है कि आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। आरएनए जो होता है कोशिका के अंदर संदेशवाहक का भी कार्य करता है। आरएनए का कार्य क्या होता है? संदेशवाहक का कार्य करना होता है, यानी कोशिका के अंदर संदेशवाहक का भी कार्य करता है कौन? आरएनए। आगे क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स का मुख्य कार्य, तो ऊपर में पढ़े थे कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, अब ये है कि राइबोसोम्स का मुख्य कार्य है। राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है कोशिका विभाजन का नियंत्रण करना, कोशिका के कार्यों का नियंत्रण करना, प्रोटीन संश्लेषण करना, हार्मोन का स्रवण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण करना। जो राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी इलाहाबाद परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण करता है राइबोसोम्स का मुख्य कार्य होता है। अब इसमें व्याख्या है कि राइबोसोम्स जो है आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम्स जो है किसका बना होता है? आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका में यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है या तो कोशिका मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कोशिका मुक्त अवस्था में पाया जाता है राइबोसोम्स, या अंतःद्रव्य जालिका अथवा नाभिक कला के साथ संयुक्त होते हैं। इनकी खोज किसने किया था? जंतु कोशिका में जॉर्ज पैलेडे ने किया था, पैलेडे ने की थी। इसकी खोज किसने किया था? जंतु कोशिका में जॉर्ज पैलेडे ने की थी। आगे है क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइसोसोम को कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो पूछा है 2004 आरआरबी ऐसे में पूछा गया था अहमदाबाद। तो इसका व्याख्या है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी सुसाइड बैग कहा जाता है। इसका खोज किसने किया था? तो सी.डी. डुबे ने किया था, सी.डी. डुबे ने किया था। इसका कार्य क्या होता है? तो कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना होता है। लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जी काय में होता है।
लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? गोल्जी काहे में होता है। इस व्याख्या से भी क्वेश्चन निकलता है, बहुत सारा क्वेश्चन जो है व्याख्या से भी निकलता है कि इसकी खोज किसने किया था, यानी लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो C.D. डुवे ने की थी। इसका कार्य क्या होता है? तो कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना होता है। और लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? तो गोल्जी कहाँ होता है? तो गोल्जी काय में होता है। इससे और क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो इसको जो व्याख्या दे हुए इसे भी आप लोग जरूर से पढ़िएगा। आगे है अमीनो अम्ल मिलते हैं। अमीनो अम्ल कहाँ मिलते हैं? ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ आरआरबी इलाहाबाद का ही है। स्टार्च में, तेल में, वसा में, प्रोटीन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन में मिलते हैं। अमीनो अम्ल कहाँ मिलते हैं? प्रोटीन में। इसका व्याख्या है कि प्रोटीन जो है वस्तुतः अमीनो अम्लों से बने होते हैं। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से ही बने होते हैं। मानव को लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की, जिसमें से लगभग 10 का मानव शरीर स्वयं संश्लेषण कर लेता है। इसके जो ऊपर क्वेश्चंस मैं बता रही थी उसमें ये क्वेश्चंस था कि 10 जो अमीनो एसिड बनते हैं, 20 अमीनो एसिड बनते हैं, जिसमें 10 जो है मानव शरीर स्वयं संश्लेषण कर लेता है और 10 जो है उसके भोजन द्वारा प्राप्त होते हैं। मानव शरीर के लगभग 15% भाग जो है विभिन्न अमीनो अम्लों से बना होता है। किससे बना होता है? विभिन्न अमीनो अम्लों से बना होता है 15% भाग। आगे क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर 2018 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है इसका डीएनए से, आरएनए से, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमोसोम्स। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम्स हो जाएगा। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो होता है कहाँ होता है? क्रोमोसोम्स में होता है। और इसमें व्याख्या अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम्स में होते हैं। जीव विज्ञान की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के प्रेषण या संचरण यानी ट्रांसमिशन व अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी कहते हैं। उसे क्या बोला जाता है? हेरिडिटी कहा जाता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों का प्रेषण यानी ट्रांसमिशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों का जो ट्रांसमिशन होता है उसे क्या बोला जाता है? हेरिडिटी कहा जाता है, यानी आनुवांशिकता कहा जाता है। आगे है क्वेश्चन, जीन परिवर्तन किसमें होता है? जीन परिवर्तन जो है किसमें होता है? ये क्वेश्चन जो है आरआरबी चेन्नई परीक्षा 2007 का क्वेश्चन है और आरआरबी अजमेर 2008 यानी कंटिन्यू 2007 और 8 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन परिवर्तन किसमें होता है। ऑप्शन है इसका डीएनए में होता है, आरएनए में, क्रोमोसोम्स में, राइबोसोम्स में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए में होता है। जो जीन परिवर्तन होता है डीएनए में होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। और क्वेश्चन का आंसर्स जिसको भी पता हो, जिन लोगों को भी क्वेश्चन का आंसर्स पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, तो मैं सबका रिप्लाई ज़रूर से दूंगी। ज़रूर से पूछिएगा आप लोग कुछ भी डाउट हो तो। और अगर क्वेश्चन का आंसर्स आपको पता हो, 20 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो 20 क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो आगे क्वेश्चन है, आगे इसका व्याख्या है कि जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। डीएनए में आनुवांशिकी विशेषताएँ जीन के ही कारण होती है। जीन आनुवांशिक गुणों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन जो है आरआरबी कोलकाता 2007 का है और आरआरबी महेंद्रू घाट परीक्षा 2007 का ही क्वेश्चन है। ये दोनों अलग अलग जगह का, कोलकाता का है, महेंद्रू घाट का है। तो इसका ऑप्शन है कॉर्नबर्ग, जॉनसन, बेटसन, ओचोया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्नबर्ग। यानी डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें व्याख्या दिया हुआ है कि डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था, इसलिए इनको वर्ष 1959 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसलिए इनको जो है ये नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इनको वर्ष 1959 में यानी 1959 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको दिया गया था? तो आर्थर कॉर्नबर्ग को दिया गया था। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 1959 में, तो आर्थर कॉर्नबर्ग को दिया गया था। आगे क्वेश्चन है कि क्लोनिंग पद निम्नलिखित से संबंधित है। क्लोनिंग पद किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन जो आरआरबी गुवाहाटी परीक्षा 2006 में पूछा गया था। तो क्लोनिंग पद जो है किससे संबंधित है? पर्यावरण से, जनन विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से या व्यापार से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनन विज्ञान से संबंधित है क्लोनिंग पद। क्लोनिंग जनन विज्ञान से संबंधित है। क्लोनिंग क्या होता है ये अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और आगे क्वेश्चन है
कि बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है। बच्चों का लिंग जो है मुख्य रूप से निर्भर करता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी महेंद्र घाट परीक्षा 2007 में, भुवनेश्वर एएसएम 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पिता पर, दादा पर, नाना पर, माता पर बच्चों का लिंग कहाँ से निर्धारित होता है? मुख्य रूप से निर्भर करता है पिता पर। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए पिता पर निर्भर करता है बच्चों का लिंग। आगे क्वेश्चन है और इसमें व्याख्या है कि बच्चों का लिंग मुख्य रूप से पिता के X या Y क्रोमोसोम्स पर निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, परागन के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? ये पूछा हुआ है आरआरबी रांची एएसएम परीक्षा 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है हवा, आग, पानी और कीट। परागन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आग। आग जो है परागन के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आग। अगला क्वेश्चन है, परागन मुख्य रूप से हवा, पानी एवं कीटों द्वारा होता है, आग से परागन नहीं हो सकता है। परागन किससे होता है? हवा से, पानी और कीटों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ये क्वेश्चन पूछा। प्रश्न है, आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ये क्वेश्चन जो आरआरबी रांची परीक्षा 2007 का क्वेश्चन है। ग्रेगर मेंडल ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल ने दिया था आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत। आनुवांशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। मेंडल को ही यहाँ पे हो जाएगा मेंडल को ही आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को ही। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से लिया जाता है, तो क्या लेते हैं हम? तो ग्लूकोज लेते हैं। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन, विटामिन सी है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लूकोज। यानी कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए हम ग्लूकोज लेते हैं। इसका है व्याख्या कि कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज को लिया जाता है। ग्लूकोज के एक अणु के शोषण से 36 एटीपी अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे एक और क्वेश्चन बना कि ग्लूकोज के एक अणु के शोषण से कितनी अणु ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 36 एटीपी, यानी 36 एटीपी अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। इतने ही क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा क्वेश्चंस। और जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर्स पता हो, ये 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस में जितने क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता हो तो ज़रूर से बताइएगा कितना क्वेश्चंस आपसे बन पाया है। और जो भी डाउट हो क्वेश्चंस में तो ज़रूर पूछिएगा। एंड बाय, थैंक यू।